वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सीएचओ सीरीज में। और सीएचओ सीरीज आपकी चल रही है, तो आज हम सीएचओ सीरीज में सीएचओ के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम फोकस, हम क्वेश्चंस को भी करेंगे और साथ साथ में ऑप्शंस के भी डील करेंगे, उनके रेशनल को भी देखेंगे और कैसे आपको सॉल्व करने, एग्जाम में कैसे एलिमिनेट करने हैं, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें सीरीज में हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, उसके ऑप्शंस को आराम से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में भी हमें यही करना होता है। पहले क्वेश्चन अच्छे से देखो, क्वेश्चन जैसे आपके पास आता है उसके ऑप्शंस पढ़ो, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है आपका हाइजीन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, 5 मूवमेंट है हैंड हाइजीन के। Which movement is intended to protect the patient from acquiring pathogens from the healthcare worker hands? अब इसने क्या पूछा है कि कौन सा मूवमेंट ऐसा है जो पेशेंट को प्रोटेक्ट करता है एक्वायरिंग मतलब होने से, इन्फेक्शन होने से। तो आपको पता है इसमें 2 आते हैं बी और 3 आते हैं आफ्टर, 2 बिफोर और 3 आफ्टर। बिफोर टचिंग द पेशेंट एंड बिफोर एनी प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले आपको हैंड वॉश करना है, पेशेंट को टच करने से पहले आपको हैंड वॉश करना है। और 3 आपके क्या आते हैं, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स। ग्लव्स रिमूविंग का मतलब नहीं है, आफ्टर टचिंग पेशेंट फ्लूइड्स। तो 3 आफ्टर है बेटा, 2 बिफोर है। तो इसमें क्या आते हैं, 2 तो आपके क्या होते हैं बिफोर टचिंग पेशेंट एंड बिफोर एनी प्रोसीजर, और 3 क्या है बेटा आपके आफ्टर हैं। तो इसने क्या बोला है आपसे कि पेशेंट को एक्वायर ना हो, कोई इन्फेक्शन पेशेंट को एक्वायर ना हो, तो आफ्टर की बात तो नहीं होगी। एक्वायर का मतलब तो हम बिफोर कर रहे हैं कि पेशेंट को होने से पहले, पेशेंट को होने से पहले वाली तो बिफोर की बात चल रही है। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है आपको कि कोई ऐसा मूवमेंट जो पेशेंट को इन्फेक्शन ना होने दे। तो इसमें लिखा है बिफोर टचिंग द पेशेंट और आफ्टर टचिंग द पेशेंट। देखो बिफोर और आफ्टर में क्या जाएगा आपका, बिफोर टचिंग द पेशेंट, पेशेंट को टच करने से पहले आपको हैंड वॉश करना है। और अगर आप पेशेंट को टच करने से पहले हैंड वॉश करते हैं बेटा, तो क्या होता है, ये पेशेंट को इन्फेक्शन होने से बचाता है। आफ्टर टचिंग द पेशेंट, और पेशेंट को टच करने के बाद तो हैंड वॉश करना ही है, बट पेशेंट के अंदर एक्वायर करने के लिए हमें पेशेंट को टच करने से पहले हैंड वॉश करना है। अब हैंड वॉशिंग क्या होती है आपकी, 2 टाइप की होती है, एक होती है मेडिकल हैंड वॉशिंग और एक होती है आपकी सर्जिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल कितने की होती है बेटा, 20 से 40 सेकंड की आपकी मेडिकल हैंड वॉशिंग होती है और 3 to 5 मिनट्स की आपकी क्या होती है बेटा, सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है। तो टाइम आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा, बिफोर टचिंग द पेशेंट, पेशेंट को टच करने से पहले आपको क्या करनी है बेटा, हैंड वॉशिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिकमेंडेड साइट फॉर द इंट्राडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन। जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी हमने बीसीजी वैक्सीन के बारे में पढ़ा था कि बीसीजी को हम इंट्राडर्मली क्या करते हैं बेटा, इंसर्ट करते हैं। और कब देते हैं, एट बर्थ देते हैं आपका। अब इसको लगाते कहां पे, हम राइट अपर आर्म में लगाते हैं, लेफ्ट अपर आर्म में लगाते हैं, राइट थाई में लगाते हैं या लेफ्ट थाई में लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको पता है कि बीसीजी वैक्सीन हम कैसे देते हैं, बीसीजी को हम एट बर्थ देते हैं, एट बर्थ इसको हम देंगे। और कैसे देते हैं बेटा, आईडी देते, इंटरडर्मली देते। और कहां पे देते हैं, राइट अपर आर्म में नहीं देते, लेफ्ट अपर आर्म में देते। कहां पे देंगे बेटा, लेफ्ट अपर आर्म में देंगे, राइट अपर आर्म में, राइट थाई में, लेफ्ट थाई में नहीं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट इज लेफ्ट अपर आर्म, कि हम कहां पे बीसीजी वैक्सीन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, लेफ्ट अपर आर्म में एडमिनिस्टर कर रहे हैं। क्लियर है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है, राइट। और देते कहां से, इंटरडर्मली देंगे। और कितना देते हैं बेटा, 0 to 5 ml। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग। एक पेशेंट को प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग हो रही है, उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, एब्नॉर्मली देखा जाएगा, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया और हाइपरकैल्सीमिया। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज हमें देखने को मिलेगा अगर किसी पेशेंट के अंदर प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग हो रही है।
आपको क्वेश्चंस पहले पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की अगर हम बात करते हैं, किसी को प्रोलॉन्ग्ड अगर वॉमिटिंग होगी तो बेटा हाइपरकैलेमिया तो नहीं होगा, हाइपर वाली चीजें तो नहीं होंगी। अगर किसी को प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग हो रही है तो उसका जो मटेरियल है वो बाहर निकल रहा है, तो हाइपर वाली चीजें तो नहीं होंगी, हमें यहाँ पे हाइपो ही देखने को मिलेगा। तो पेशेंट के अंदर क्या होता है, अगर किसी को प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग होती है तो पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है बेटा, हाइपोकैलेमिया। पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा, ना कि हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैल्सीमिया ये नहीं देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम का लेवल, क्योंकि पोटेशियम क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है वॉमिटिंग की कंडीशन में, और पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है, जो पोटेशियम है उसका अमाउंट कम हो जाता है और पेशेंट को हमें हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। पहले आपको एंटीडोट, आपको पता है हर एग्जाम में बेटा एंटीडोट से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में आपके एंटीडोट से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपसे एंटीडोट पूछा गया है, तो एंटीडोट फॉर ओपियोइड ओवरडोज, ओपियोइड ओवरडोज का एंटीडोट क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम ओपियोइड ओवरडोज की बात करते हैं तो इसका बेटा जो आपका क्या होता है, नेलेक्सोन। नेलेक्सोन क्या है बेटा, आपका एंटीडोट होता है ओपियोइड का। अगर आपको मॉर्फिन का भी पूछते तो वो भी ओपियोइड के अंदर आती है, हीरोइन का भी पूछते तो वो भी ओपियोइड के अंदर आती है। तो ओपियोइड्स का जो एंटीडोट है वो क्या होता है, आपका नेलेक्सोन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा, आपका सी करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डिक्रीज मसल्स कोऑर्डिनेशन। इनमें से कौन सा है बेटा जो मसल्स की कोऑर्डिनेशन को डिक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा या फिर हाइपोथैलेमस। ठीक है, कौन सा डिक्रीज करता है मसल्स की कोऑर्डिनेशन को, बैलेंस। आपको पता है ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो बैलेंस को बनाने का काम करता है, तो सबसे पहले लिखा है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है बेटा, लार्जेस्ट, ये क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। और ये किसमें हेल्प करता है बेटा, थिंकिंग में, कोऑर्डिनेशन में। ये किसमें हेल्प करता है, आपका थिंकिंग में, परसेप्शन, इंटेलेक्चुअल, थिंकिंग, परसेप्शन, इंटेलेक्चुअल, ये सारी चीजें कौन करता है हमारे ब्रेन के अंदर, ये सब सेरिब्रम मेंटेन करता है। नेक्स्ट आपका आता है सेरिब्रम, सेरिबेलम, यस सेरिबेलम। सेरिब्रेलम क्या है आपका, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट, जिसको हम छोटा ब्रेन भी बोलते हैं, छोटा दिमाग भी, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, पार्ट ऑफ ब्रेन। और ये किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, बैलेंसिंग, हेल्प इन बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग में हेल्प करता है। तो इसमें लिखा क्या है, अगर आपका क्या डिक्रीज हो जाता है बेटा, कौन सा पार्ट, विच लॉस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू डिक्रीज द मसल्स कोऑर्डिनेशन। ये सेरिबेलम, सेरिबेलम का लॉस हो जाना क्या करेगा, इम्बैलेंस करेगा। जैसे तुमने देखा होगा जो भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, क्यों, क्योंकि वो सेरिबेलम को सुला देता है, सेरिबेलम पे इफेक्ट करता है। तो सेरिबेलम बैलेंसिंग का काम करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है, कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। तो यहाँ पे आपका क्लियर ऑप्शन जाएगा सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लंगेटा, ये क्या करता है बेटा, ये रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन का रेगुलेशन करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है बेटा, ये एंडोक्राइन, और अगर हम बात करते हैं तो ये एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है और नर्वस फंक्शन भी करता है। एंडोक्राइन में तो बेटा क्या करता है, ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। ठीक है, ग्लैंड्स को क्या करेगा, रेगुलेट करने का काम करता है। और अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर, हंगर, स्लीप, ये बहुत सारी चीजों को हमारी बॉडी में रेगुलेशन करने का काम करता है। तो यहाँ पे आपका जो क्लियर ऑप्शन जाएगा दैट इज सेरिबेलम। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा, सेरिबेलम जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन। अगर हम बात करते हैं बेटा, हमारे दो विटामिन होते हैं, एक होता है आपका वाटर सॉल्युबल, एक होता है आपके फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। तो अगर हम वाटर सॉल्युबल की बात करते हैं तो वाटर सॉल्युबल के अंदर आता है बी कॉम्प्लेक्स एंड आपका सी किसके अंदर आता है, वाटर सॉल्युबल। अगर हम फैट सॉल्युबल की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ADEK, ठीक है। कौन कौन से आते हैं इसमें फैट सॉल्युबल में, फैट सॉल्युबल के अंदर कौन कौन से आते हैं बेटा, आपका ADEK, ये किसके अंदर आते हैं, फैट सॉल्युबल के अंदर आते हैं। तो अगर यहाँ पे हम ए की बात करें तो ए किसके अंदर आता है, फैट सॉल्युबल के अंदर, DB, EB, विटामिन सी बेटा किसके अंदर आता है, इसको हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल। तो ये किसके अंदर आता है आपका, वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर आता है। बी और सी किसके अंदर आते हैं, वाटर सॉल्युबल के अंदर, और ADEK किसके अंदर आते हैं, आपके फैट सॉल्युबल के अंदर आते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वाटर सॉल्युबल है, कौन सा फैट सॉल्युबल, तो आप आंसर क्लियरली दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो साइन एंड सिम्टम है इसमें सारे अस्थमा के हैं, एक को छोड़ के एक क्या नहीं है, वीजिंग, डिस्निया, ब्रेडिकार्डिया, चेस्ट टाइटनेस। देखो अगर हम अस्थमा की बात करते हैं तो अस्थमा में क्या होता है, ट्रिगर चाहिए होता है। अगर कोई भी ट्रिगर है, पेशेंट को क्या चाहिए, ट्रिगर चाहिए। जैसे आपका डस्ट है, पोलन से, ट्रिगर की वजह से होता क्या है, ये आपकी ब्रोंकाई है, ठीक है। ये आपकी क्या है बेटा, ब्रोंकाई है। तो ब्रोंकाई में क्या हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है। इसकी वजह से क्या हो जाती है, ब्रोंकाई में नैरोइंग हो जाती है। और ब्रोंकाई अगर नैरो हो जाएगी बेटा तो पेशेंट को क्या हो जाएगी, पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्योंकि देखो जितनी ऑक्सीजन पहले जा रही थी उतनी अब नहीं जा रही है, उतनी अब क्या नहीं जा रही है, नहीं जा रही है। तो ये क्या हो जाएगी, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें डिस्निया तो देखने को मिलेगा क्योंकि पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जितनी एयर पहले जा रही थी क्योंकि नैरोइंग हो गई, नैरोइंग की वजह से बेटा क्या हो जाती है, यहाँ पे डिस्निया होगा। और नैरोइंग की वजह से एक और साउंड आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, व्हीजिंग, ठीक है। नैरोइंग की वजह से, एक तो नैरोइंग क्योंकि नैरोइंग हो गई है, तो नैरोइंग की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, एक तो पेशेंट के अंदर हमें डिस्निया देखने को मिलेगा, डिस्निया पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। दूसरा हमें व्हीजिंग साउंड सुनाई देगी। दूसरा क्या सुनाई देगी बेटा, व्हीजिंग साउंड सुनाई देगी। तो ये दो सिम्टम्स तो होंगे। अब तीसरा क्या होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, स्मूथ मसल क्या करती है आपकी, कॉन्ट्रैक्ट करती है। स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे हमें ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बेटा, ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलेगा, ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलेगा। ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब क्या है, चेस्ट टाइटनेस, स्पाज्म हो जाता है हमारी ब्रोंकाई के अंदर। तो पेशेंट की चेस्ट कैसी होती है, हैवी हो जाती है और टाइटनेस देखने को मिलती है। तो यहाँ पे चेस्ट टाइटनेस भी देखने को मिलेगी, बट ब्रेडिकार्डिया नहीं देखने को मिलेगा, जबकि ट्रैकीकार्डिया होता है। ब्रेडिकार्डिया नहीं, टैकीकार्डिया हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा हार्ट क्या करता है, कंपनसेट करता है। ऑक्सीजन की कमी हुई है, ऑक्सीजन नहीं आ रही है, तो हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजन को फुलफिल करने के लिए कंपनसेट करता है कि कहीं ब्लड नहीं जा रहा, तो कंपनसेशन के लिए हार्ट क्या करता है, टैकीकार्डिया करवाएगा, ब्रेडिकार्डिया नहीं करवाएगा। तो यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया नहीं देखने को मिलता है, व्हीजिंग होगी, डिस्निया होगा और चेस्ट टाइटनेस भी देखने को मिलेगी पेशेंट को, क्योंकि स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ओवर कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म होता है। ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से पेशेंट की चेस्ट के अंदर टाइटनेस देखने को मिलती है। तो ये सारे सिम्टम्स तो होंगे, कौन सा नहीं होगा बेटा, ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, जबकि हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोर्ड ब्लड बिकम्स ब्राउन इन कलर ड्यू टू दी फॉर्मेशन। और जो हमारा स्टोर ब्लड है बेटा, जिस ब्लड को हम स्टोर करके रखते हैं, वो कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, किसके फॉर्मेशन की वजह से, किसके फॉर्मेशन की वजह से वो हमें ब्राउन देखने को मिलता है। पहला लिखा गया है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, मैथो हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। किसकी वजह से बेटा, आपको पता है जब भी जो हमारा ब्लड है जिसको हम स्टोर करते हैं वो किसके साथ मिल जाता है, आपका मैथिक सॉल्ट।
तो ये मैथी हीमोग्लोबिन हो जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब आपस में बाइंड हो जाते हैं। और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है, जब अमीनो के साथ ये बाइंड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो क्या है, जब हमारी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। देन कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं होता, यहाँ पे मैथे हीमोग्लोबिन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ब्लड का कलर है, स्टोर ब्लड का कलर, वो क्या देखने को मिलता है, हमें ब्राउन देखने को मिलता है। कैसा हो जाता है बेटा, ब्राउन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो क्लियरली ऑप्शन जाएगा दैट इज सी। सी इज करेक्ट ऑप्शन। सी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पहले इसको देखना है, उसके बाद पूरा पढ़ना है, ऑप्शंस पढ़ने, देन आपको आंसर पुट करना है। क्वेश्चन क्या लिखा है, एक फीमेल क्लाइंट इज एडमिटेड टू दी साइकेट्रिक क्लिनिक। एक फीमेल क्लाइंट है जो कहां पे एडमिट हुई है, साइकेट्रिक क्लिनिक में, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा की पेशेंट है। एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब क्या है, पेशेंट कुछ खाता ही नहीं है। बुलिमिया नर्वोसा, दो आपके ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। नेक्स्ट लिखा है, टू प्रमोट द क्लाइंट्स फिजिकल हेल्थ द नर्स शुड प्लान टू। उसकी फिजिकल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए आप क्या प्लान करोगे। आपको पता है दो टाइप के हमारे ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है बुलिमिया नर्वोसा, एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या करता है, जो फीमेल है वो खाना तो खाती है, बट वो क्या करती है, खाना खाने के बाद, टेस्ट लेने के बाद उसको वॉमिट कर देती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, वो खाना ही नहीं खाती है। एनोरेक्सिया का मतलब क्या है, वो खाना ही नहीं खा रही है। बुलिमिया में वो खाना खा रही है, बट खाना खाने के बाद क्या कर देती है, वॉमिटिंग कर देती है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा की पेशेंट है। पहले लिखा है अलाउ द क्लाइंट टू कंट्रोल मील पोर्शन। आप क्लाइंट को अलाउ करेंगे कि वो अपने मील पोर्शन को कंट्रोल करे। पहले ही वो कंट्रोल कर रही है बेटा, पहले ही वो खा ही नहीं रही है, आप उसको अलाउ कर दोगे तो वो और भी नहीं खाएगी। तो अलाउ तो हम नहीं करेंगे कि आप अपने मील पोर्शन को कंट्रोल कर लो। नेक्स्ट लिखा है वेट द क्लाइंट डेली एंड प्रोवाइड फीडबैक, कि आप वेट करोगे पेशेंट का डेली एंड उसको फीडबैक दोगे, कि उसका वेट मेजर करोगे। ऐसा नहीं है कि आप डेली वेट कर रहे हो, उसको फीडबैक दे रहे हो, वो खाना ही नहीं खा रही है। सुपरवाइज द क्लाइंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर मील, या एनकरेज करोगे क्लाइंट को टू एक्सरसाइज रेगुलरली। बेटा अगर वो खाना ही नहीं खा रही, एक्सरसाइज करेगी, फिर तो वो रहेगी नहीं। हम उसकी फिजिकल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं क्लाइंट को। कब बेटा, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मील, जब वो खाना खा रही है उस टाइम पे उसको सुपरवाइज करेंगे, और आफ्टर मील कहीं वो निकाल ना दे। ठीक है, चाहते ही वो खाना निकाल ना दे, इसके लिए भी हम सुपरवाइज करते हैं। तो पेशेंट जो पर्सन खाना खा रहा है और आफ्टर मील आपको क्या करना है, उसको सुपरवाइज करना है, ताकि उसकी फिजिकल हेल्थ को हम प्रमोट कर सके। क्योंकि एनोरेक्सिया वाली खाना नहीं खाती, और अगर जबरदस्ती खाना खिला भी दिया तो उसको निकाल देगी। बुलिमिया वाली खाना खाती है, बट वो क्या करती है, उसको वॉमिट कर देती है। ठीक है, तो यहां पे आपका जो क्लियर ऑप्शन जाएगा दैट इज सी, आपका क्या है, क्लियरली ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है अकॉर्डिंग टू मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स व्हिच लेवल मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर सेल्फ एस्टीम नीड्स कैन बी एड्रेस्ड। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू मेस्लो हायरार्की। आपने सभी ने मेस्लो हायरार्की नीड्स पढ़ी होंगी। तो मेस्लो हायरार्की नीड्स एक तो स्टार्ट कहां से होती है बेटा, बॉटम से टॉप की तरह स्टार्ट होती है। ठीक है, ये कहां से कहां को जाती है, बॉटम से टॉप की तरफ जाती है। इसमें बॉटम टू टॉप जाता है, टॉप से बॉटम नहीं आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते तो इसने क्या बोला है, बिफोर सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम से पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपकी क्या आती है, जो पहली है वो क्या है, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स जिसमें आपकी क्या आती है, ऑक्सीजन है, वाटर है, शेल्टर है। ठीक है, ये सब आएगा। उसके बाद आपकी क्या आती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेकंड नंबर पे क्या आएगा बेटा आपका, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यहां तक हो गया। देन आपका क्या आएगा बेटा, लव एंड बिलोंगिंगनेस। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होगी, अब आपका क्या आएगा, लव एंड बिलोंगिंगनेस। देन आपका क्या आता है, सेल्फ एस्टीम।
और देन लास्ट में आपका क्या आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो लास्ट में आपका क्या आएगा, तो इसने क्या बोला है, सेल्फ स्टीम के पहले क्या आएगा, यहां पे क्या पूछा गया है, विच लेवल मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर सेल्फ स्टीम नीड्स कैन बी एड्रेस। सेल्फ स्टीम नीड को एड्रेस करने से पहले क्या आता है बेटा आपका, लव एंड बिलोंगिंगनेस। तो यहाँ पे क्या है आपका, सबसे पहले का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये तो किसके पहले आएगा, लव एंड बिलोंगिंगनेस के पहले। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये तो लास्ट में आता है, टॉप, ये तो ऊपर आ रहा है, टॉप लेवल पे आ रहा है। लव एंड बिलोंगिंगनेस, यस, लव एंड बिलोंगिंगनेस किसके पहले आता है, सेल्फ स्टीम के पहले आता है। फिजियोलॉजिकल नीड्स ये तो सबसे बॉटम में आएगा, और सेल्फ स्टीम के पहले क्या आता है आपका, लव एंड बिलोंगिंगनेस। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट इज सी, लव एंड बिलोंगिंगनेस किसके पहले हम एड्रेस करते हैं, इसको आप किसके पहले, सेल्फ स्टीम के पहले एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इश्यू इन द नर्सिंग प्रोफेशन। इनमें से नर्सिंग प्रोफेशन में कौन सा सबसे बड़ा इशू है, कि नर्सिंग प्रोफेशन में शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी नर्सेज, ये सबसे बड़ा इशू है। हाई जॉब सेटिस्फेक्शन, ये सबसे बड़ा इशू है। एडिक्वेट स्टाफिंग रेशियो, ये सबसे बड़ा आपका है। या फिर सफिशिएंट कंटिन्यू एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। देखो अगर हम बात करते हैं नर्सिंग प्रोफेशन में कि सबसे बड़ा इशू क्या है, पहला है सफिशिएंट कंटिन्यू एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। ये ऐसा नहीं है बेटा कि सफिशिएंट ये कोई बड़ा इशू है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि सफिशिएंट है नर्सिंग एजुकेशन में, अपॉर्चुनिटीज आपको कंटिन्यू, तो ये एक बड़ा इशू है ही नहीं नर्सिंग प्रोफेशन में। एडिक्वेट स्टाफिंग रेशियो, यही तो बेटा सबसे बड़ा क्या है, शॉर्टेज है, कि एडिक्वेट स्टाफिंग रेशियो नहीं है। हाई जॉब सेटिस्फेक्शन, ये तो है बेटा, शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड नर्सेस, ये जो क्वालिफाइड नर्सेस हैं बेटा इसकी शॉर्टेज है सबसे ज्यादा, ये सबसे बड़ा इशू है नर्सिंग प्रोफेशन में, कि क्वालिफाइड नर्सेस की क्या है, शॉर्टेज है। तो यहाँ पे लिखा है हाई जॉब सेटिस्फेक्शन, ये नहीं है। एडिक्वेट स्टाफिंग रेशियो, सफिशिएंट कंटिन्यूइंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, इन तीनों में से जो सबसे पहला ऑप्शन है बेटा, ये सबसे बड़ा इशू है कि इंडिया में जो प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्सेस है वो कम है नर्सिंग प्रोफेशन में। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्या है आपका इशू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, योर पेशेंट विथ क्रॉनिक रीनल फेलियर, आपका पेशेंट है विथ क्रॉनिक रीनल फेलियर, रिपोर्ट प्यूराइटिस मतलब ईचिंग हो रही है पेशेंट को, विच इंस्ट्रक्शन शुड यू इंक्लूड इन द पेशेंट टीचिंग प्लान। एक पेशेंट है जिसको ईचिंग हो रही है क्रॉनिक रीनल फेलियर का, उसके टीचिंग प्लान में आप क्या इंक्लूड करोगे। पहले लिखा है रब द स्किन वाइग्रेसली विद अ टॉवल, कि आप अपने स्किन को वाइग्रेसली क्या करना है, रब करना है टॉवल के साथ। आप ऐसा बोलोगे, पहले ही उसको ईचिंग हो रही है, अगर आप उसको बोलोगे कि बार बार अपने स्किन को रब करे तो बेटा वो और ज्यादा डैमेज हो जाएगी। ठीक है, ये तो हम नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट लिखा है टीक फ्रीक्वेंटली बाथ, आपने बोलना है कि आप फ्रीक्वेंटली बार बार बाथ ले। इसका कोई सेंस नहीं है कि बार बार अब वो उसको खुजली हो रही है, ईचिंग हो रही है, तो वो बार बार बाथिंग तो नहीं कर सकता। अप्लाई एल्कोहल बेस्ड इमोलाइट्स टू दी स्किन, कि आप एल्कोहल बेस्ड स्टार्ट करें, नहीं। आप पेशेंट को क्या बोलोगे, कीप फिंगर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन। आप पेशेंट को ये बोलते हो कि अपने जो फिंगर नेल्स हैं उनको शॉर्ट रखें और क्लीन रखें, क्योंकि अगर बड़े बड़े नील होंगे और उसने ज्यादा बेटा तेजी से ईचिंग कर दी, ज्यादा तेजी से उसने खुजली कर दिया, खुजला दिया, तो पेशेंट को ब्लडिंग हो सकती है, उसकी स्किन डैमेज हो सकती है, टिश्यू डैमेज हो सकता है। तो आप पेशेंट को क्या बोलेंगे कि अपने जो फिंगर नेल्स हैं उनको शॉर्ट एंड क्लीन ही रखें। ठीक है, तो यहां पे तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, पहले आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, देन आंसर देना है। अनेजोगैस्ट्रिक एनजी ट्यूब इंसर्टेड है पेशेंट को प्री ऑपरेटिवली, इज अटैच टू दी लो इंटरमिटेंट सक्शन। एक पेशेंट है जिसको एनजी ट्यूब लगी हुई है और वो अटैच किसके साथ है, सक्शन के साथ, इंटरमिटेंट उसकी सक्शनिंग हो रही है। ठीक है, और अ क्लाइंट एक्सिबिट दिस सिम्टम्स, और पेशेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, पेशेंट रेस्टलेसनेस हो गया है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट क्या है उसका। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो उसका सोडियम 138 है, उसके अगर हम बात करते हैं पोटेशियम की तो पॉइंट, तो ये तो नॉर्मल ही है उसके। ठीक है, पॉइंट क्योंकि 5 तक नॉर्मल है आपका। ब्लड पीएच की बात करते हैं तो ब्लड पीएच बेटा आपका ये क्या हुआ है, बड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एल्कलोसिस की कंडीशन है। कंडीशन तो एल्कलोसिस की, एसिडोसिस तो नहीं है, क्योंकि पीएच आपका क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है।
ठीक है। नेक्स्ट लिखा है द क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस। देखो जब भी हम किसी पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगी होती है तो उसका बार बार हम सक्शनिंग करते हैं, ठीक है, सक्शनिंग करते हैं और नेजोगैस्ट्रिक लगी है तो पेशेंट का क्या होगा, जो उसका स्टमक का मटेरियल है वो बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या है, एसिड बाहर निकल रहा है। तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, यहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकैलेमिया ये तो बिल्कुल ठीक है। देखो हाइपोनेट्रीमिया तो नहीं है और हाइपरकैलेमिया भी नहीं है, ये दोनों वैल्यू तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लिखा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कोलोसिस। अगर हम पीएच की बात करते हैं तो पीएच बेटा आपका बढ़ा हुआ है, तो ये एसिडोसिस की कंडीशन तो नहीं है, ये किसकी कंडीशन है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस की। क्योंकि जब भी पेशेंट को एनजी ट्यूब लगी होती है तो पेशेंट को क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होता है, क्योंकि एसिड बाहर निकलता है तो पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल अवेटिंग द बायोप्सी रिपोर्ट बिफोर रिमूवल ऑफ अ ट्यूमर। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ट्यूमर रिमूव करने से पहले बायोप्सी रिपोर्ट की कहीं कैंसर तो नहीं है उसके लिए आप वेट कर रहे हो। द क्लाइंट रिपोर्ट बीइंग अफ्रेड ऑफ अ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। जो क्लाइंट की रिपोर्ट है वो डरी हुई है कि कहीं उसे कैंसर तो नहीं हो जाएगा। हाउ शुड द नर्स रिस्पॉन्ड। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, एक पेशेंट है जिसकी बायोप्सी हुई है बेटा, ट्यूमर को रिमूव करने से पहले आप वेट कर रहे हो रिपोर्ट का, ठीक है, और पेशेंट डरा हुआ है कि कहीं उसको मतलब उसकी रिपोर्ट आने से पहले कि कैंसर ना हो जाए, तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे उसका सिचुएशन में। तो सबसे पहले लिखा है वरिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प द सिचुएशन। आप उसको बोलोगे डरने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, तो पेशेंट को और डिमोटिवेट कर देगा। तो आपको ये नहीं बोलना है लेट्स वेट अंटिल वी हियर व्हाट इज द बायोप्सी रिपोर्ट सेज। आपको बोलना है कि हमें चलो वेट करते हैं जब तक बायोप्सी रिपोर्ट नहीं आ जाती। ऑफ कोर्स वो तो वेट ही कर रहा है, आप ऐसे पेशेंट को कंसोल नहीं कर सकते कि चलो वेट करते, वो तो वेट कर ही रहा है। अभी वो आपका रिस्पॉन्ड जानना चाहता है कि आप क्या करोगे, आपको उसको सिंपैथी देनी है, आपको उसको एम्पैथी देनी है, क्योंकि नर्स इज अ सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक, तो आपको यहाँ पे उसको सिंपैथी देनी है। इट इज वेरी अपसेटिंग टू हैव टू वेट फॉर अ बायोप्सी रिपोर्ट और ऑपरेशन आर नॉट परफॉर्म्ड अनलेस देयर आर नो अदर ऑप्शन। कि आपका ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, ये तो उसको जानना ही नहीं है। आपने बोला कि बहुत अपसेट है कि हम बायोप्सी रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। होता ना, हम बोलते हैं कि यार ये इतना बुरा लग रहा है कि हम ऐसे रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, या बुरा लग रहा है हम इस चीज के लिए वेट कर रहे हैं। तो आपको बोला इट इज वेरी अपसेटिंग कि हम रिपोर्ट के लिए इस तरीके से वेट कर रहे हैं। तो पेशेंट को एम्पैथी दिखानी है आपको कि हाँ बुरा, मुझे भी बुरा लग रहा है कि आप रिपोर्ट के लिए ऐसे वेट कर रहे हो, नहीं वेट करना चाहिए। तो इस तरीके से आप फिर पेशेंट बोलेगा हाँ कि ये मेरी सिचुएशन को समझ रहा है। आप ऐसे बोलोगे नहीं डरने की क्या बात है, ऐसे सिचुएशन में डरोगे तो वो उसको लगेगा कि इसको मेरी बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, वो बोलेगा कि आप नहीं समझ सकते जो मैं फील कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप उसको ये फील कराओगे कि मैं समझ रही हूँ कि ये बहुत अपसेट है, बहुत अपसेटिंग है कि आप उसके लिए वेट कर रहे हो। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो उसके बाद आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट इज स्टार्टिंग ऑन अ मेडिकेशन दैट रिक्वायर थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटर। एक पेशेंट है जो किसमें है, एक पेशेंट को मेडिकेशन स्टार्ट करी है, उसको आपको थेराप्यूटिकली मॉनिटर करना है। एक पेशेंट की मेडिकेशन स्टार्ट हुई है जिसको आपको थेराप्यूटिक लेवल मॉनिटर करना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया 3 days इनटू ट्रीटमेंट, 3 डे हो गए ट्रीटमेंट के, द सीरम ड्रग लेवल इज रिपोर्टेड 25। तो जो सीरम लेवल है मेडिकेशन का वो 25 है। द थेराप्यूटिक रेंज ऑफ ड्रग, और ड्रग की थेराप्यूटिक रेंज क्या है, 10 to 20 है, ठीक है। 10 to 20 इतनी रेंज है थेराप्यूटिक की, और आपको मॉनिटर करनी है। बट अब 3 दिन बाद कितनी हो गई है, वो 25 हो गई है, मतलब बढ़ गई है। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन। तो आपको पता है कि थेराप्यूटिक रेंज से ये ऊपर हो गया है, ठीक है, 25 हो गया, जबकि थेराप्यूटिक रेंज क्या है 20 है। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये चीज बढ़ गई है। तो आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा यहाँ पे, कंटिन्यू द करंट डोज एज प्रिस्क्राइब, कि आप कंटिन्यू करोगे। बेटा कंटिन्यू नहीं करोगे क्योंकि आपको इसको मॉनिटर करना है, और ये देखो 20 से 25 हुई है, तो आप कंटिन्यू तो नहीं कर सकते। होल्ड द नेक्स्ट डोज एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इंक्रीज द डोज टू अचीव अ हायर लेवल। इंक्रीज तो नहीं कर सकते, आपको इंक्रीज तो नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी वो हाई हो गई है अपनी थेराप्यूटिक रेंज से। रीश्योर द पेशेंट दैट दिस इज अ थेराप्यूटिक लेवल, आपको रीश्योर करना है क्योंकि थेराप्यूटिक लेवल है। थेराप्यूटिक लेवल तो बेटा 20 है, तो आप क्या करोगे, इसको होल्ड कर दोगे नेक्स्ट डोज को, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करोगे कि पेशेंट का क्या हो गया है,
टॉक्सिसिटी हो गई या लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, उसका थेरेप्यूटिक रेंज से इंक्रीज हो गया, तो पेशेंट को आपको क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। क्लियर है? तो यहां पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, मानो आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो। आइडेंटिफाई अ 30-year-old मैन शोइंग साइन ऑफ डिप्रेशन। आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि 30 ईयर का ओल्ड मैन शो कर रहा है साइन ऑफ डिप्रेशन ड्यूरिंग अ होम विजिट, जब आप होम विजिट कर रहे हो। व्हाट शुड बी द नर्स फर्स्ट एक्शन? आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा? आप कम्युनिटी में गए, आपको दिखा कि 30 साल का जो आदमी है वो डिप्रेशन के सिम्टम शो कर रहा है, तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा उस टाइम पे? आप रेफर करोगे हिम टू अ साइकेट्रिक इमीडिएटली, कि आप साइकेट्रिक के पास जाओ। कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि तेरे को डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, तू जाके साइकेट्रिक से ट्रीटमेंट करवा ले, साइकेट्रिस्ट के पास चले जा। ऐसे कोई बिलीव थोड़ी करेगा कि इमीडिएटली आपने सिर्फ सिम्टम्स देखे हैं तो आप सीधा उसको रेफर नहीं कर सकते। असेस फॉर सुसाइडल आइडिएशन एंड रिस्क फॉर सेल्फ हार्म, प्रिस्क्राइब एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन, एडवाइस हिम टू एक्सरसाइज एंड ईट हेल्दी डाइट। देखो डिप्रेशन के उसको सिम्टम्स है तो पहले आप उसको असेस तो करोगे। पहले सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि अगर आपको कोई डिजीज उसमें दिख रही है तो सबसे पहला काम होता है कि हम पेशेंट को असेस करते हैं। आप एंटी डिप्रेशन नहीं दे सकते क्योंकि आप तो विजिट पे गए हो, आप असेस करोगे पेशेंट को, कहीं पेशेंट के अंदर कोई सुसाइडल आइडिया तो नहीं है या फिर वो खुद को हार्म तो नहीं करने वाला है। और ये आप कैसे असेस कर सकते हो? पेशेंट से बात करके। उस पेशेंट से आपको बात करनी है, बात निकलवानी है कि आप कैसे हो। तो वो बता देते ना कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मेरा तो जीने का मन नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को मार दूं, मेरे जीने का अब कोई मकसद नहीं है, मैं होपलेस हूं, मैं चाहता ही नहीं जीना। तो इस तरीके से आप पेशेंट को असेस करोगे कि पेशेंट के दिमाग में कहीं सुसाइडल आइडिया तो नहीं आ रहे, कहीं पेशेंट खुद को हार्म करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। और आपको कैसे करना है, उससे ओपन एंडेड क्वेश्चंस करके कि आप इतना चुप क्यों रहते हो, आप लोगों से बात क्यों नहीं करते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, ऐसे बात निकलवानी है उससे। आप मुझसे शेयर करो तो पेशेंट आपको बताएगा, वो पर्सन आपको बताएगा कि मुझे ऐसे थॉट्स आते हैं, मुझे जीने का मन नहीं करता, मैं होपलेस फील करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। ऐसे वो थॉट जब आपको शेयर करेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को असेस करना है। कोई भी चीज करने से पहले सबसे पहले हम पेशेंट को क्या करते हैं, असेस करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉलोइंग अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, द प्राइमरी सर्वे रिवील्स ओपन एयरवे बट द पेशेंट इज नॉट ब्रीथिंग spontaneously, what is the most appropriate immediately nursing action? एक पेशेंट है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जिसको लेके आए। अब इसको समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का है, जो प्राइमरी सर्वे हुआ उसने रिवील किया कि ओपन एयरवे, मतलब ए बी सी, ए बी सी में ए तो कंप्लीट हो चुका है क्योंकि हमारा प्राइमरी सर्वे हो गया तो उसका ओपन एयरवे, बट द पेशेंट इज नॉट ब्रीथिंग। अब हमें ब्रीथिंग करनी है पेशेंट की, तो बी ऑप्शन पे जाएंगे। व्हाट इज द, सबसे पहले लिखा है स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन इमीडिएटली। बेटा ये चेस्ट कंप्रेशन हम कहां पे देते हैं, सर्कुलेशन में। ये सर्कुलेशन का पार्ट है आपका, ये किसका पार्ट है, सर्कुलेशन का, जबकि अभी तो ब्रीथिंग ही कंप्लीट नहीं हुई है, पेशेंट इज नॉट ब्रीथिंग। नेक्स्ट लिखा है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया नॉन ब्रीथर मास्क। बेटा हमने एयरवे कर लिया है, पेशेंट को ओपन है एयरवे। नेक्स्ट लिखा इनिशिएट बैग वॉल मास्क वेंटिलेशन, प्रिपेयर फॉर इमीडिएट एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन। हम ब्रीथिंग के लिए बेटा क्या करते हैं, स्टार्ट क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं बैग वॉल मास्क, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूबेशन, क्योंकि ओपन एयरवे हम ऑलरेडी पेशेंट का कर चुके हैं। तो ब्रीथिंग के लिए बेटा हम क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे बैग वॉल मास्क को, और वेंटिलेशन को हम क्या करते हैं बेटा, इनिशिएट करते हैं, क्योंकि एयरवे देखो उसका प्राइमरी हो चुका है, ओपन है, और सर्कुलेशन चेस्ट सी पे अभी क्योंकि ब्रीथिंग ही नहीं कर रहा है तो पहले हमें बी को पहले से ब्रीथिंग देनी होगी। ब्रीथिंग के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इनिशिएट करेंगे बैग वॉल वेंटिलेशन को इनिशिएट करेंगे, पहले पेशेंट का ब्रीथिंग सेट करेंगे, तब उसके बाद हम कहां पे मूव करेंगे, सर्कुलेशन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पेशेंट विद सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, एक पेशेंट को ब्रेन इंजरी हुई है, इज एडमिटेड टू द आईसीयू,
एक पेशेंट को ब्रेन इंजरी हुई बेटा, वो कहाँ पे आ गया आईसीयू में। द नर्स आइडेंटिफाई द फॉलोइंग हेल्थ प्रॉब्लम, नर्स ने कुछ हेल्थ प्रॉब्लम देखी, विच नर्सिंग डायग्नोसिस शुड बी एड्रेस फर्स्ट, कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस को इनमें से आप सबसे पहले लिखोगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम पेशेंट के साथ है, एक पेशेंट आया है, ये सारी प्रॉब्लम है, तो इसमें से सबसे पहले आप किसको क्लियर करोगे। अगेन हम किसकी तरफ जाते हैं बेटा, ए, बी और सी की तरफ जाते हैं। तो पहला लिखा है कॉन्स्टिपेशन माइल्ड है, तो कॉन्स्टिपेशन इज नॉट अ बिग डील। रिस्क फॉर इंपेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, इंपेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन। तो अगर मैं ए बी सी की तरफ जाऊं तो आपको दिख रहा है कि सी वाले ऑप्शन में क्या है, इनफेक्टिव है उसका एयरवे क्लियरेंस। तो हमेशा हम सबसे पहले किसको चूज करते हैं, एयरवे को चूज करते हैं। और एयरवे वाला ऑप्शन कौन सा है आपका, सी, कि पेशेंट का क्या हो गया, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है। तो हम किसकी तरफ जाएंगे बेटा, इनफेक्टिव एयरवे। हम ए की तरफ एयरवे को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एयरवे को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विथ सेंट्रल वीनस कैथेटर। एक नर्स क्या कर रही है, केयर कर रही है पेशेंट की जिसको सेंट्रल वीनस कैथेटर लगा हुआ है। ठीक है, जिसको पेशेंट को सेंट्रल वीनस कैथेटर लगा हुआ है। वाइल असेसिंग द लाइन, जब आप लाइन को असेस कर रहे हो तो नर्स ने क्या नोटिस किया, नर्स ने नोटिस किया कि कैप इज डिस्कनेक्टेड। आपने नोटिस किया कि कैप क्या हो गई है, डिस्कनेक्ट हो गई है, एंड द लाइन इज ओपन। जो आपकी लाइन है वो अब ओपन है टू एयर, ताकि उसमें एयर चले जाए। व्हाट इज द नर्स इमीडिएट प्रायोरिटी एक्शन। अब अगर एयर जाने के लिए है तो बेटा क्या हो गया, अगर एयर अंदर चलेगी तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा। पेशेंट को क्या हो जाएगा बेटा, एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा। तो एयर एम्बोलिज्म से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको सबसे पहले लिखा है फ्लश द लाइन विद नॉर्मल सलाइन इमीडिएटली। आप फ्लश कर देंगे, नहीं बेटा वो ओपन है एयर के लिए, तो आप उसको क्लोज करेंगे। प्लेस द स्टेराइल ड्रेसिंग ओवर दी ओपन हब, ओपन हब पे आप प्लेस कर दोगे स्टेराइल ड्रेसिंग, नहीं हम क्या करते हैं, ट्यूब को क्लैम करते हैं। क्लैम द कैथेटर एंड असेस द पेशेंट, क्लैम करेंगे कैथेटर को और पेशेंट को असेस करेंगे। कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर की वो ऑर्डर करे फर्दर, नहीं बेटा उससे पहले उसने नर्स का काम पूछा है, उसने ये नहीं पूछा है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करेगा, उसने पूछा व्हाट इज द नर्सेस इमीडिएटली प्रायोरिटी एक्शन, कि नर्स का इमीडिएटली प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा। तो आपका इमीडिएटली प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा कि आप क्लैम्प कर दोगे कैथेटर को एंड असेस करोगे पेशेंट को, और पेशेंट को क्या करोगे बेटा, असेस करोगे। तो यहां पे आपका क्लियरली ऑप्शन क्या जाएगा, सी आपका क्लियर ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट रिटर्न टू द सर्जिकल यूनिट, एक पेशेंट सर्जिकल यूनिट पे आए हैं आफ्टर टोटल हिप रिप्लेसमेंट, उसका टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर द मोस्ट इमीडिएट एक्शन, एक पेशेंट है बेटा जिसका सर्जिकल यूनिट में आया है, उसकी हिप का रिप्लेसमेंट हुआ है, उसके हिप को रिप्लेस किया गया है। तो कौन सा असेसमेंट है जो जिसको आप मोस्ट इमीडिएट एक्शन रखोगे, जिसको आप सबसे ऊपर रखोगे, जिसको आप प्रायोरिटी दोगे, कौन सा ऐसा असेसमेंट है। पहला लिखा गया है पेन इन रेटेड 10 to 6 एट दी सर्जिकल साइट। देखो सर्जिकल साइट में पेन तो होगा ही, 10 में से 6 हो रहा है, तो पेन को प्रायोरिटी हम आफ्टर सर्जरी कभी भी पेन को प्रायोरिटी नहीं देते, क्योंकि सर्जिकल साइट में पेन तो पेशेंट को होगा ही। यूरिनरी आउटपुट 40 ml इन दी लास्ट आवर, ये तो नॉर्मल ही है बेटा। नेक्स्ट क्या लिखा गया है आपका, स्वेलिंग एंड कूलनेस ऑफ द ऑपरेटिव लैग विद एब्सेंट पेडल पल्स, माइल्ड नोजिया एंड विदाउट वॉमिटिंग, माइल्ड उसको नोजिया है, कोई वॉमिटिंग नहीं है, तो पेशेंट को स्वेलिंग हो रही है और कूलनेस हो रही है ऑफ द ऑपरेटिव लेग एंड एब्सेंट पेडल पल्स, तो कहीं ना कहीं उसका सर्कुलेशन रुक गया है बेटा, उसका सर्कुलेशन रुक गया है। तो हम उसके सर्कुलेशन के लिए असेस कर रहे हैं, तो पेशेंट की स्वेलिंग हो गई है और कूलनेस हो गई है वहां पे, और जो उसकी पेडल पल्स है वो क्या है, एब्सेंट है। तो कहीं ना कहीं पेशेंट के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि उसका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। तो हम सर्कुलेशन के लिए ए बी सी, तो ए बी सी में अगर हम बात करें तो ए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी और सी तो सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, तो हम सी को सबसे पहले असेस करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट ऑन वारफरिन, एक पेशेंट किसमें है, वारफरिन थेरेपी पे है। वारफरिन क्या है बेटा आपकी, अगर हम बात करते हैं एक एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। वारफरिन क्या है आपकी, एंटीकोगुलेंट है। हैज द INR उसका 5.2 हो गया है, बढ़ गया है, शोइंग
साइन ऑफ ब्लीडिंग गम्स, और क्या शो कर रहा है उसका INR बेटा बढ़ रहा है और वो साइन ऑफ ब्लीडिंग गम्स हो रही है। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, तो कहीं ना कहीं पेशेंट को क्या हो गया, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, और पेशेंट को ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब क्या है, डोज को हमें बंद करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि डोज की ओवरडोज हो गई है, टॉक्सिसिटी हो गई है, डोज ओवर हो गई है और पेशेंट कैसे साइन शो कर रहा है, पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है। तो पहला लिखा गया है बेटा यहाँ पे एडमिनिस्टर विटामिन के एज प्रिस्क्राइब, आप विटामिन के को एडमिनिस्टर करोगे, होल्ड द नेक्स्ट डोज ऑफ वारफरी, अप्लाई करोगे डायरेक्ट प्रेशर थ्रू दी गम्स, या नोटिफाई करोगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी नेक्स्ट डोज को होल्ड करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, विटामिन के प्रिस्क्राइब करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, ये सारी चीजें हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जो उसकी नेक्स्ट डोज है उसको हम बंद कर देंगे, क्योंकि पेशेंट को टॉक्सिसिटी हो गई, ओवर लेवल हो गया है, तो उसके बाद आपको विटामिन के देना है, एंटीडोट देना है, डॉक्टर को बताना है, जो भी करना है। सबसे पहले हम उसकी जो नेक्स्ट डोज है उसको क्या करते हैं, होल्ड कर देते हैं, बंद कर देते हैं। पहली प्रायोरिटी हमारी यही रहती है कि हम ड्रग को होल्ड कर दें, उसके बाद हम बाकी की चीजों की तरफ जाते हैं। तो पहला काम क्या है कि हम ड्रग को क्या कर देंगे बेटा, होल्ड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नर्स सस्टेन अ निडल स्टिक इंजरी फ्रॉम अ यूज निडल, व्हाट इज द इमीडिएट फर्स्ट एक्शन। एक नर्स है जो सस्टेन हुई है निडल स्टिक इंजरी से, आपका पहला एक्शन क्या होगा। मे बी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये पढ़ाया था, आप रिपोर्ट करोगे इंसिडेंट को टू द इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर। क्या आप रिपोर्ट कर दोगे, रिपोर्ट करने से पहले आप खुद को बचाओगे, स्क्वीज करोगे, स्क्वीज हम कभी भी नहीं करते, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। वॉश करते हैं हम उस एरिया को विद द सोप एंड रनिंग वाटर। ठीक है, रनिंग वाटर से हम क्या करते हैं, उस एरिया को वॉश करते हैं। स्टार्ट करना है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, ये नहीं करना है आपने सबसे पहले बेटा क्या करना है, वॉश करना है उस एरिया को सोप विद दी रनिंग वाटर और सोप के साथ आप उस हैंड को जहां पे भी आपकी हुई है उसको आप वॉश करेंगे। उसके बाद आपको रिपोर्ट करनी है, देन आप अपने टेस्ट करवाते हैं, डायग्नोसिस करवाते हैं, वो पाथ पे चलता है। सबसे पहले आप उसको वॉश करेंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको खुद कमेंट में देके जाना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस पहले हमें पढ़ना है, उसके बाद ये क्वेश्चंस पढ़ के इसका आंसर आपको कमेंट में देके जाना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सर्जिकल एसेप्सिस स्टेराइल टेक्निक। स्टेराइल टेक्निक के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन है बेटा जो एकदम करेक्ट है, जो इसको करेक्ट डिफाइन कर रहा है, वो कौन सा ऑप्शन है। स्टेराइल आइटम्स कैन बी यूज्ड अप टू 2 इंचेस फ्रॉम द आउटर एजेस ऑफ द स्टेराइल फील्ड। स्टेराइल फील्ड must be set up at least 24 hours before surgery. Sterile personnel should keep their hands to below waist, or the 1 inch or 2.5 centimeter border around the sterile field is considered non-sterile. तो इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना और इसका आंसर देना, और जब हमारी नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा उससे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैं देखूंगी कितने बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया था और कितनों ने गलत दिया था। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के, क्योंकि सर्जिकल साइट से और हाइजीन से रिलेटेड आपके बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हॉस्पिटल से रिगार्डिंग हाइजीन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना और इसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देके जाना है। ठीक है, तो सेशन को बेटा हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट सेशन होगा वहां पे हम बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एंड करते हैं इस क्लास को। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप कि सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। आप लोग इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को बेटा कंटिन्यू करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में।